हेलो स्टूडेंट्स, बेटा दिस इज़ योर यूनिट थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 इकोसिस्टम। बेटा मैंने आपको पहले इस वीडियोस में ये बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है। बेटा इकोसिस्टम क्या होता है, जितने भी एक पर्टिकुलर एरिया में, इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं टुगेदर विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लस उनके आसपास का जो नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है, वो दोनों आपस में मिलके क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम क्या है, इट इज़ क्या है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस जो उनके आसपास नॉन लिविंग एरिया है, ये आपस में मिलके नॉन लिविंग एरिया प्लस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम बनाते हैं। और ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। द इंटरेक्ट मीन्स एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग जो इन्वायरमेंट है उनका, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यानी कि प्रभावित करते हैं, और दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, इकोसिस्टम कहलाते हैं। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम होता है उसके कितने कंपोनेंट्स हो गए, 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। वन इज द एबायोटिक कंपोनेंट एंड अदर इज द बायोटिक कंपोनेंट। आई टोल्ड यू अर्लियर दैट द इन बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स और जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आते हैं बेटा, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम जिसको हम नॉन लिविंग कंपोनेंट कहते हैं, मतलब जो जिन लाइफलेस कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के, उनमें बेटा देखिए 3 चीज़ें मेनली आती हैं। फर्स्ट इज द इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सेकेंड इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड थर्ड इज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं एबायोटिक कंपोनेंट में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर और सारे जितने भी मिनरल्स होते हैं लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, जिंक एक्सेट्रा। ठीक है, दीज आर इंक्लूडेड इन एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये क्या होती हैं, दीज आर गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, सेकेंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, दीज आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं इकोसिस्टम के। ठीक है, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सारी चीज़ें किससे लेते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स लेते हैं अपने फूड से, द फूड दैट दे ईट, जो फूड वो खाते हैं उनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लेते हैं। ठीक है, सॉरी, जो थर्ड आपका जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम का वो है क्लाइमेटिक फैक्टर। क्लाइमेट मतलब जलवायु, हिंदी में जिसे बोलते हैं जलवायु। जलवायु जो है ये भी एक बहुत ज़्यादा क्लाइमेट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है इकोसिस्टम का। इसमें देखो 2 तरह के हो सकते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। फर्स्ट इज द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक फैक्टर, इट सेकंड इज द एडाफिक फैक्टर। जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर मतलब जो वातावरण से रिलेटेड है, जो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो एटमॉस्फेयर से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो एबायोटिक फैक्टर होते हैं, फर्स्ट इज द टेम्परेचर यानी कि तापमान, सेकंड इज द लाइट, रोशनी, फोर्थ इज द ह्यूमिडिटी, फिफ्थ इज विंड, रेनफॉल। ठीक है, तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किस में आते हैं, एटमॉस्फेरिक फैक्टर, क्योंकि ये सब एटमॉस्फेयर यानी कि आसपास के वातावरण से रिलेटेड है। जो सेकेंड टाइप का जो क्लाइमेटिक फैक्टर है दैट इज एडाफिक फैक्टर। ठीक है, एडाफिक फैक्टर्स जो है दे रिफर्स टू सॉइल, ये किसको रिफ़र करता है, किसको की तरफ इशारा, किसको मतलब डिस्क्राइब करता है, सॉइल को डिस्क्राइब करता है, लैंड कह सकते हैं, लैंड को डिस्क्राइब करता है जिसमें प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं इनमें भी जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग द एबायोटिक फैक्टर्स। जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स बताए जैसे कि कौन कौन से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इनमें जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर्स हैं। तो बेटा इन्हीं में से जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हमने आपको बताए हैं उनमें से कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स को हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो जैसे एयर हमने बताया आपको एबायोटिक कंपोनेंट, एयर इज़ फाउंड एवरीवेयर। एयर मीन्स हवा, आपको पता है आपके चारों तरफ एयर इज़ प्रेजेंट।
आप एयर को देख नहीं सकते, यू कांट सी एयर बट यू कैन फील एयर। हवा को देख नहीं सकते लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। कैसे महसूस कर सकते हैं? वैन एवर द विंड ब्लोज, जब भी हवा चलती है तो क्या होता है, हमें महसूस होता है ना। हवा चल रही है तो हम फील कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते। इट इज़ एन इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। ये इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसे खर्च नहीं किया जा सकता, जो कभी खर्च नहीं होता, ख़त्म नहीं होता, है ना। इट इज़ एसेंशियल फॉर रेस्पिरेशन। एयर, आपको पता है एयर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है जो हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दे बोथ टेक इन ऑक्सीजन फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों ही क्या करते हैं, ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है, जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस में वो ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, जिसे जो एनिमल्स हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में यूज़ करते हैं। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड किस लिए इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा प्लांट्स भी, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें वो ऑक्सीजन गैस अपने अंदर लेते हैं। तो ये ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ से मिलती हैं, एयर से मिलती हैं, एयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा ग्रोइंग क्रॉप्स, एयर की और किस लिए ज़रूरत होती है, ग्रोइंग क्रॉप्स मतलब फसल उगाने के लिए। बिना हवा पानी के कोई फसल नहीं उग सकती, है ना। तो क्यों, क्योंकि क्रॉप्स जब फसल जब उगेगी मतलब प्लांट उगेगा, पौधा उगेगा कोई, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, एयर की ज़रूरत है, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ठीक है, जिसमें वो अपना फूड मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, एंड एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। और एयर की क्या क्या ज़रूरत है, एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब आपस में बातचीत करना, क्योंकि हम जो बात करते हैं कैसे करते हैं, साउंड के द्वारा, आवाज़ के द्वारा, है ना। एंड साउंड ट्रैवल्स इन अ मीडियम। साउंड को भी तो एक मीडियम की ज़रूरत है, एक माध्यम की ज़रूरत है जिसके थ्रू वो ट्रैवल कर सके, एंड दैट मीडियम इज़ एयर। साउंड ट्रैवल्स थ्रू एयर। ओके, नेक्स्ट जो है बेटा, ये तो हमने आपको बताया कि जो एयर, जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है, सेकेंड इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एयर में बेटा, एयर क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी, नाइट्रोजन लगभग 78% होती है, ऑक्सीजन अबाउट 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.09%, आर्गन, हीलियम, ओजोन और दूसरी गैसेस और वाटर वेपर्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट गैस है वो कौन कौन सी है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऑक्सीजन किस लिए ज़रूरी है, एनिमल्स में और प्लांट्स में रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन गैस बहुत ज़रूरी है ना। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंडली, कार्बन डाइऑक्साइड की किस लिए ज़रूरत है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस में होता है, ग्रीन प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या होगा, ऑल द क्या होगा, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विल डाई। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में मर जाएंगे। क्यों, क्योंकि उनके अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से वो मर जाएंगे। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्लांट्स के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा, और प्लांट्स विल डाई बिकॉज दे विल बी अनेबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फूड मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली प्लांट्स विल डाई। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि एयर में जो क्या क्या इनका एयर का कंपोजिशन होता है और इसमें कौन कौन सी गैस जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो नेक्स्ट आपका एबायोटिक फैक्टर है, दैट इज़ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट एबायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम का है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है बेटा, इट इज़ एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द एनवेलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर।
अर्थ के चारों तरफ जो हवा का जो एनवलप होता है, हवा की एक कवरिंग कह सकते हो आप, उसको क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर को बेटा 4 अलग अलग जोन्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर, सेकंड इज द स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड इज द मीजोस्फेयर एंड फोर्थ इज द थर्मोस्फेयर। ये जो 4 अलग अलग जोन्स हैं, दे आर सिचुएटेड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस। ये अलग अलग डिस्टेंसेस पे, अलग अलग दूरी पर एक दूसरे से सिचुएटेड होते हैं। ठीक है बेटा, आपकी बुक में, इन योर बुक there is given a table sorry for the 4 regions of atmosphere। ये टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, इस टेबल को आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, इसमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर सबके लिए अलग अलग रेंज ऑफ डिस्टेंस, इनकी डेंसिटी और टेम्परेचर और इम्पोर्टेंस, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और कितनी डिस्टेंस पर ये प्रेजेंट हैं और डेंसिटी इनकी कितनी होती है, टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज़ होता है कि इंक्रीज़ होता है, और हर जोन की अपनी क्या इंपॉर्टेंस है। ये टेबल आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एटमॉस्फेयर का बेटा क्या इंपॉर्टेंस है? एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज अ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द अर्थ। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? एटमॉस्फेयर की ये इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ ये एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह से काम करता है। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षात्मक, ब्लैंकेट मीन्स चादर कह सकते हो आप। तो ये जो एटमॉस्फेयर है ये हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। ये किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से हमारी अर्थ की रक्षा करता है? इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल रेडिएशंस सच एज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग फ्रॉम द सन। आपको पता है जो सन रेज होती हैं, सूरज से जो रोशनी किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं, दे आर वेरी हार्मफुल। इन रेज को हम क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं। जो रेडिएशंस सन से निकलती हैं, सूरज से निकलती हैं, दे आर नोन एज यूवी रेडिएशंस और अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ये जो रेडिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए। ठीक है, हार्मफुल रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड इन द अपर एटमॉस्फेयर एज वेल एज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस। और ये जो हार्मफुल रेडिएशन सन से जो आती हैं वो क्या होता है, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर की जो लेयर है, एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है, वो उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। एटमॉस्फेयर क्या करता है? सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। इसके अलावा कुछ जो रेडिएशंस हैं वो वापस स्पेस में भी उनको रिफ्लेक्ट कर देता है, स्पेस में भी भेज देता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है? एक्सेसिव हीट एंड सन्स रेज आर रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस बाय डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड क्लाउड्स। इसके अलावा क्या होता है? एटमॉस्फेयर के अंदर और क्या क्या प्रेजेंट होता है? डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वाटर वेपर और क्लाउड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल यानी धूल के कण प्रेजेंट है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, भाप, ठीक है, ये जो और क्लाउड्स यानी कि बादल प्रेजेंट हैं। तो ये भी सब क्या करते हैं? दे ऑल क्या करते हैं? इनकी जो एक्सेसिव हीट होती है सन की, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं स्पेस में वापस पहुंचा देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो एटमॉस्फेयर है वो हमें सूरज की हार्मफुल जो रोशनी होती है या अल्ट्रावायलेट जो हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करता है। ऑल दिस रिजल्ट इन द अर्थ रिसीविंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट and sun's rays which help in climate control and allows living organisms to exist। आप इमेजिन कर सकते हो अगर एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट हमारी अर्थ के चारों तरफ नहीं होती तो जो यूवी रेडिएशंस जितनी सन से निकलती हैं वो सारे की सारे यूवी रेडिएशंस अर्थ पर आती और ऑर्गेनिजम्स उनका जितनी यूवी रेडिएशंस सन से निकल रही है वो सारे की सारी रेडिएशंस एब्जॉर्ब करते। ठीक है, तो उससे क्या होता? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे विल बी अनेबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ, वो अर्थ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या करता है? बहुत सारा पार्ट एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशंस का और कई सारा पार्ट रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उससे क्या होता है? जो हमारी जो अर्थ है अर्थ रिसीविंग जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ हीट एंड सन रेज, बिल्कुल जो सही अमाउंट जितना उसको रिसीव करना चाहिए सन रेज का, हीट का और सन रेज का रिसीव करती है। और उससे क्या होता है? जो अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो आगे का जो पार्ट है बेटा वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो।